तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हम भारत की मिट्टियाँ देखते हैं। टाइप सॉइल्स टाइप इन इंडिया, भारत में मिट्टियों के प्रकार। देखो नॉर्मली हम 5 प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ते हैं, बाकी अपना जो अनुसंधान केंद्र है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ बताई गई हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट व जैविक मिट्टी, इन सब को भी देखेंगे। बट ओवरव्यू में अगर हम देखें तो भारत के लिए ये जो मैप में मैंने इस तरीके की बताया हुआ है वही इम्पोर्टेंट अपना मिट्टियाँ देखते हैं। देखो सबसे ऊपर की साइड में जहाँ पे पर्वतीय इलाका है, ठीक है, हिमालय इलाका है, ऊंचा वाला क्षेत्र है वहाँ पे, और अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी, इसकी विशेषता हम देखने वाले हैं। बट एक बार में क्लियरली ये देख लीजिए कौन कौन सी मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, पहले नंबर पे हमने पर्वतीय मिट्टी वाला हिस्सा देख लिया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो अपना उत्तर का मैदान है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, जल के द्वारा बहा करके लाई गई एल्यूवियल मिट्टी पाई जाती है। ओके, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऊपर की साइड में फॉरेस्ट माउंटेन्स पाए जाते हैं। ओके, माउंटेन्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या उधर की साइड में पर्वतीय मिट्टी बोल देते हैं उसे। रेगिस्तान वाले क्षेत्र में इधर की साइड में अपनी शुष्क मिट्टी पाई जाती है, इस साइड में जहाँ पे रेगिस्तान पाया जाता है वहाँ पे। ओके, अपना इस वाला क्षेत्र आप जो देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अधिक उपजाऊ भी होती है। ओके, और भारत के सर्वाधिक भाग पर यही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में इधर की साइड में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे थोड़ी कम वर्षा होती है इस क्षेत्र में। अपना ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है तो यहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी। ओके, ये काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में एक अलग से इम्पोर्टेंट लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एंड पीली मिट्टी, इसकी वर्षा एंड कौन कौन से वृक्ष होते हैं ये सब हम थोड़ी देर में देख लेते हैं, बट ये ओवरव्यू मैप में देख लेते हैं। और यहाँ पे अपना पश्चिमी तट से लगते हुए इस साइड में जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और जहाँ पे अपना समुद्र की तरफ जो पानी ले जाके नदियाँ पहुँचाती हैं वहाँ पे उन जगहों पे पाई जाती है अपनी ज्वारीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी देखी सबसे ऊपर पाई जा रही है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद में लाल एवं पीली मिट्टी, काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ये अपना इंडिया का मैप हमने देख लिया है और ये आपको याद करने की कोशिश करना है। यहाँ पे पर्वतीय है, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में अपनी जलोढ़ मिट्टी, इस वाले क्षेत्र में काली मिट्टी, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी, इस जगह पे लेटराइट मिट्टी, और राजस्थान वाले इस साइड में अपनी शुष्क मिट्टी जो में पाई जाती है वो पाई जाती है। अब देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण इस तरीके से किया गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और पीट एवं जैविक मिट्टी। देखो पहले नंबर से शुरू करते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 22% भाग पर कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी हुई? ये वाली जलोढ़ मिट्टी जो आप ग्रीन देख रहे हैं, ये वाली जो है वो जलोढ़ मिट्टी हो गई। ओके, ये जलोढ़ मिट्टी हुई। तो 22% भाग पर कौन सी पाई जा रही है? जलोढ़ मिट्टी। इसका क्षेत्र कौन सा होगा? उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान। जहाँ पे मैदान वाला क्षेत्र है, जैसे इस वाले क्षेत्र में मैदान है तो यहाँ पे भी जलोढ़ है। ओके, तो मैदानों में और अपना उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदानों पे जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट यानी सेडिमेंट के जमाव से हुआ है। ओके, ये नॉर्मली 2 प्रकार की होती है, खादर प्रकार की मिट्टी और बांगर प्रकार की। खादर होती है वो नवीन जलोढ़ होती है और बांगर जो होती है वो प्राचीन जलोढ़ होती है। मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे ये नदी जा रही है, इस नदी के जस्ट पास वाला नज़दीक वाला जो नवीन मिट्टी लेके आई गई है वो होती है खादर, और उससे दूर की साइड में पुराने समय पर बहा करके जो लाई गई थी वो होती है बांगर। अगर क्षेत्र की बात करें तो अपना हरियाणा, पंजाब और अपने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी यूपी में जो है वो अपनी बांगर पाई जाती है, और बिहार और पूर्वी यूपी में जो है और जो पाई जाती है वो अपनी खादर पाई जाती है। ओके, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। पोटास एवं चूने का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अपनी जलोढ़ मिट्टी है पहले नंबर पे। क्षेत्र आपको पता चल गया, उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान वाला, और 22% भाग पर है। ओके, नदियों के द्वारा लाई जाती है खादर और बांगर, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट मिट्टी है काली मिट्टी। देखो काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है या रेगून मिट्टी भी बोला जाता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है इसलिए काली कपासी मिट्टी बोला जाता है इसे। इसका विस्तार कहाँ पे है?
इसका विस्तार है महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व पंजाब, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी, ये तो सब बोलने की बात है, बट काली मिट्टी आपको मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ। ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, इसमें जो जो भी हिस्सा आ रहा है वो काली मिट्टी के वाला हिस्सा ही है। ओके, तो ये बनती कैसे? काली मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल्ट प्रधान लावा के विखंडन से होता है। ओके, बेसाल्ट प्रधान लावा होता है, उसके छोटे छोटे भागों में टूटने से कैसी मिट्टी बन जाती है? काली मिट्टी बन जाती है। इसमें लोहा उपस्थित होता है, एल्युमिनियम उपस्थित होता है, टिटानीफेरस मैग्नेटाइट उपस्थित होता है, ये उपस्थित होते हैं। और कमी क्या होती है इसमें? नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है और जैविक पदार्थ की कमी होती है। तो इसका एक तो आप लोकेशन याद रखना, कौन कौन से लोकेशन जो है, और इसमें कौन सी खेती होती है। कपास की खेती ज़्यादा होती है, तो इसे काली कपासी मिट्टी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट मिट्टी की तरफ चलते हैं, लाल एवं पीली मिट्टी। लोकेशन आपको थोड़ी देर पहले बताई दी, लाल एवं पीली मिट्टी की लोकेशन। ये वाली लोकेशन आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो लोकेशन है पूरा लाल पीली मिट्टी, नीचे की साइड में भी लाल पीली मिट्टी है, इधर की साइड में भी लाल पीली, इधर की साइड में भी कुछ हिस्से तक पर्वतीय वाला जो है वहाँ पे भी लाल पीली मिट्टी है। ओके, तो लाल पीली मिट्टी कैसे बनती है ये सब हम देख लेते हैं। निर्माण जो होता है ग्रेनाइट एवं नीस के विखंडन से होता है। ग्रेनाइट और नीस टूट टूट करके हम कैसी मिट्टी बन जाती है? लाल एवं पीली मिट्टी। इसमें लो ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, यानी आयरन ऑक्साइड उपस्थित होता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा दिखता है? लाल रंग। जब इस मिट्टी में जल मिल जाता है, जलयोजित रूप में ये पीली दिखाई देती है। तो लोहे की उपस्थिति के कारण लाल रंग है और पानी के साथ में ये पीले रंग में दिखाई देती है, तो इसलिए लाल एवं पीली मिट्टी बोला जाता है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान के अरावली में ही है, राजस्थान के अरावली वाले क्षेत्र में भी है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, ये वही इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। ओके, फसल कौन कौन सी होती है यहाँ पे? नॉर्मली मोटे अनाज होते हैं, दलहन होती है और तिलहन होती है इन वाले क्षेत्रों पे। ओके, ये लाल एवं पीली मिट्टी है। लाल रंग क्यों है इसमें? लो ऑक्साइड के कारण इसमें, और अगर जल इसमें मिल जाए तो उसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो। चूने का प्रयोग करके इस मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाई जाती है। ओके, तो ये लाल एवं पीली मिट्टी का मैप में आपको बता दिया है कैसे बन रहा है। ग्रेनाइट व नीस के विखंडन से बन रहा है। रंग लाल क्यों है, पीला क्यों है, ये सब मैंने आपको बता दिया, इसके क्षेत्र मैंने बता दिया। ओके, अब बात करते हैं लेटराइट मिट्टी। ओके, मैंने आपको बताया था पश्चिमी तट वाले क्षेत्र में जो लेटराइट मिट्टी है वो आपको दिखाई थी। ओके, लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है नॉर्मली, तो वर्षा अधिक वाले क्षेत्रों में यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार जो है पूर्वी व पश्चिमी घाट पर्वत में, राजमहल की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। मैप में आपको बता चुका हूँ मैं लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पे मिलती है। ओके, बीच में भी जहाँ जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियों वाला क्षेत्र दिख रहा हो वहाँ पे भी लेटराइट मिट्टी है। अम्लीय होने के कारण यहाँ पे चाय का उत्पादन उपयुक्त होता है। ठीक है, तो ये अम्लीय मिट्टी होती है तो यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। जैसे साउथ में चाय के बागान है, ऐसे ही उधर की ऊंचे ऊंचे जहाँ पे भी पर्वत पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी चाय के बागान दिखते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्वतीय या बनीय मिट्टी है। ओके, माउंटेन सॉइल्स। तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र, ज़्यादा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं 2000-3000 मीटर से ऊंचाई, वहाँ पे ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो जीवाश्म की अधिकता होती है उस क्षेत्र में। इसमें कमी पाई जाती है पोटास की, फास्फोरस एवं चूने की कमी पाई जाती है। यहाँ पे बागानी कृषि होती है, चाय, कहवा और मसाले। ठीक है, अपनी पर्वतीय या बनीय मिट्टी में। ओके, मृदा अपरदन की समस्या होती है क्योंकि ऊपर से नीचे की साइड में ढलान होते हैं, बारिश होती है तो मृदा कटती रहती है, मृदा अपरदन वहाँ पे होता रहता है। मरुस्थलीय मिट्टी अपनी डेजर्ट और एरिड सॉइल्स। ठीक है, ये अपने राजस्थान वाले क्षेत्र में भी मिलती है और कुछ एक इलाके और हैं जैसे कि सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, उन क्षेत्रों में भी मिलती है। ओके, ये बलुई मिट्टी है। अधिकता इसमें लोहा और फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये मरुस्थलीय मिट्टी है। उत्पादन मोटे अनाज उत्पादित होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, तिलहन, इनका उत्पादन होता है। विस्तार कहाँ पे? राजस्थान में तो है ही, सौराष्ट्र, कच्छ और हरियाणा का भी कुछ हिस्सा जो राजस्थान से टच है। ओके, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। ओके, ये क्षारीय मिट्टी है। यस, तो सैलाइन मिट्टी कैसी होती है? ओके, अन्य नाम इन्हें रेहे बोला जाता है, ऊसर बोला जाता है या कल्लर बोला जाता है। तो यहाँ पे लवणीय या क्षारीय मिट्टी होती है वो ऊसर मिट्टी होती है एक तरीके से। नाइट्रोजन चूने का अभाव होता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल के भूमि पर फैल जाने से इस मृदा का निर्माण होता है। जैसे समुद्र तट है, अब समुद्र की साइड से यहाँ पे अंदर की साइड में पानी आ गया और वो नमकीन वाला क्षेत्र जो है, नमकीन जो फैल गया है यहाँ पे, तो उसके कारण जो क्या बन रहा है यहाँ पे? लवणीय या क्षारीय मिट्टी बन रही है। ओके, यहाँ पे बरसीम, धान की खेती होती है, अमरूद, आंवला वगैरह यहाँ पे उत्पादन किए जाते हैं। ओके,
अब एक इम्पोर्टेंट लास्ट, पीट एवं जैविक मिट्टी। ओके, पीट मिट्टी और ऑर्गेनिक सॉइल। दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों का जमाव होने के कारण इसका निर्माण होता है। तो दलदली क्षेत्र जितने भी होते हैं वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु खत्म हो जाते हैं और उन जैविक पदार्थों का जमाव होता रहता है, तो वहाँ पे जैविक मिट्टी का निर्माण हो जाता है। जैसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा वाला क्षेत्र, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र और केरल के एलपी क्षेत्र में। ओके, अब दो इम्पोर्टेंट संस्थाएं मिट्टी से जुड़ी हुई, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, ठीक है, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। क्यों हुई थी? मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों को नियंत्रण करने हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। काजरी नाम सुना होगा आपने शायद, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपने जोधपुर में है और मरुस्थल की समस्या का अध्ययन करने के लिए इसे बनाया गया है। यानी मरुस्थल की समस्या क्यों हो रही है और उसे कैसे कम किया जा सकता है, उसमें जो अनुसंधान किया जाता है वो काजरी के तहत, और ये अपना जोधपुर में स्थित है। तो ये मिट्टियाँ कंप्लीट हो गई। एक बार से मैं आपको मैप को दोबारा से दिखाता हूँ कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जा रही हैं। ओके, सबसे ऊपर अपनी पर्वतीय मिट्टियाँ, दूसरा वाला अपना जो है वो अपना ये वाला इलाका मैंने बताया था जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। एंड उसके बाद में ये वाले क्षेत्र में मैंने बताया था अपनी शुष्क मिट्टी पाई जाती है, एरिडियन डेजर्ट वाली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ वाली काली मिट्टी पाई जाती है, इधर की साइड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, नीचे की साइड में तक जाने पर ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है इधर तक, और इधर भी थोड़ा बहुत लाल पीली मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय इलाकों में। ओके, उसके बाद में मैंने आपको बताया था ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये अपना जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा है। जलोढ़ मिट्टी ऊपर वाली ये जो जलोढ़ मिट्टी है उसी का इस साइड में भी हिस्सा है। लेटराइट मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है, ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। ओके, एंड ये वाला भी जलोढ़ मिट्टी का ही हिस्सा है। आई थिंक ये सारी आपकी क्लियर हो गई होंगी, शुष्क मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, मृदा के संगठन में क्या क्या शामिल पदार्थ होते हैं ये देख लीजिए। ह्यूमस तथा कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनकी मात्रा होती है 5 से 10%। खनिज पदार्थ होते हैं 40 से 45%। मृदा जल होता है लगभग 25% और मृदा वायु होती है लगभग 25%। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने भारत की मिट्टी के बारे में यहाँ पे समझा दिया है मैप के थ्रू। आपको ये मैप याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि ऐसी मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ पे जैसे काली मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ पे कौन सी फसल सर्वाधिक होती है? कपास वाली मिट्टी सर्वाधिक। तो वहाँ पे कौन सी फसल सर्वाधिक होती है? कपास की फसल वहाँ पे सर्वाधिक होती है। इस तरीके से ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है अपना भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अपना नेक्स्ट टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ इंडिया। देखो, वनस्पति यानी जो जंगलों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, उन सब का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब उनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं बहुत सारे, जैसे जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे उसमें वहाँ पे पेड़ पौधों के तरीके बदल जाएंगे, अलग प्रकार के पेड़ पौधे आ जाएंगे। उसके बाद में वर्षा प्रभावित करती है, कम वर्षा है तो विशेष प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे, अधिक वर्षा है तो उस हिसाब से पेड़ पाए जाएंगे। मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो जैसी मिट्टी पाई जाएगी उस हिसाब से वहाँ पे जो है वो पेड़ पनपते हैं या वन बनते हैं। प्रकाश की उपस्थिति, वहाँ प्रकाश पहुँच रहा है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जरूरी होता है पेड़ों के भोजन के लिए, और उर्वरक, ठीक है। ये सब जो होते हैं ये अपना एक तरीके से वेजिटेशन को प्रभावित करने वाले पदार्थ होते हैं। ऊंचाई, जितनी अधिक ऊंचाई पे जाएंगे पेड़ों की जो प्रकार जो है बदलते जाएंगे। वर्षा कम या ज़्यादा के आधार पे मिट्टी लाल, काली, पीली, एरिड, ठीक है। उसके अलावा पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, प्रकाश की उपस्थिति और उर्वरक, ये होते हैं अपने प्रभावित करने वाले वगैरह। अब जो नॉर्मली अगर इसमें बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति एक तरीके से मिट्टी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, ओके। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है उससे। देखिए, अब हमने यहाँ पे कुल मिला के 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति को मैप में दिखाया हुआ है। बाकी छोटे छोटे ऐसे काफ़ी होते हैं बट 5 प्रकार की दिखाया हुआ है मैंने। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना हिमालयी या पर्वतीय वनस्पति, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है और इधर की साइड वाला हिस्सा जो है और इधर की साइड वाला, ये हो गई पर्वतीय मिट्टी, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं इधर की साइड में नंबर 2 अपना ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल, ये वाला इलाका इस क्षेत्र में। उसके बाद तीसरा नंबर जो है अपना ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस वाले में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं अपने भारत में यही पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। एक एक करके इन सब की विशेषता देखेंगे। ये अपना दूसरे नंबर वाला ही है, ओके, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल। एंड उसके बाद में तीसरा नंबर अपना ये हो गया अपना पर्णपाती वन, जो अपना
जो पत्तों को गिराते हैं, पर्णपाती पतझड़ वाले वन। ओके, उसके बाद में चौथे नंबर पे आते हैं अपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये वाला हिस्सा, इधर वाला भी, और ये अपना पूर्वोत्तर वाले हिमालय वाला क्षेत्र ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड पांचवा जो आता है वो ज्वारीय वनस्पति। तो ये मेन इंपॉर्टेंट, ये ज्वारीय वनस्पति को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये 5 प्रकार हैं। पर्वतीय वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन। ओके, ये आप इमेज में अच्छे तरीके से जो मैप है आपको मिला हुआ है उसमें से लिख लेना, आराम से भर लेना इन सारी चीज़ों को। जैसे कि ये अपना पर्वतीय वन, यहाँ पे भी पर्वतीय वन, यहाँ पे भी पर्वतीय वन, यहाँ पे शुष्क कांटेदार वन। ओके, यहाँ पे पर्णपाती वन। उन्हें नॉर्मली अपने यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ओके, ये वाला शुष्क कांटेदार वन। ओके, यहाँ पे सदाबहार वन। ओके, उसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है उसमें ये सदाबहार, यहाँ पे भी सदाबहार, यहाँ पे भी सदाबहार वन, और ये वाले जो हैं जहाँ डेल्टा बने हुए हैं वहाँ पे ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन। एक एक करके इन सबको देखते हैं, इनकी विशेषता देख लेते हैं, कितनी बारिश चाहिए होती है और कौन कौन से वहाँ पे पौधे पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम सदाबहार वन। सदाबहार वनस्पति का एरिया कौन सा है? ये वाला, ये 4 नंबर वाला। ठीक है, इधर की साइड में भी और अपना इस साइड में भी पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन। वार्षिक वर्षा जो 200 सेंटीमीटर से ऊपर हो, अगर वार्षिक वर्षा उस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से ऊपर है तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो वर्षा काफ़ी अधिक है, यहाँ पे अधिक वर्षा है, इसलिए यहाँ पे वृक्ष घने और सदा हरे भरे रहते हैं। ओके, वृक्षों की ऊंचाई भी काफ़ी अधिक होती है, 30 से 60 मीटर तक चली जाती है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में। ओके, लकड़ियाँ इनकी कठोर होती हैं तो इस लकड़ियों का आर्थिक दृष्टि से इनका उपयोग किया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? रबड़ का, महोगनी का, ताड़ का, बांस का, सिनकोना और आयरन बोर्ड, ये मुख्य वृक्ष हैं। अब ये आपको याद रखने हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि रबड़ के जो पेड़ पाए जाते हैं वो किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं, तो रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में। ऐसे महोगनी का पूछा जा सकता है, ताड़ का पूछा जा सकता है, बांस, इनमें से नाम दे करके पूछा जा सकता है कि इस प्रकार के जो वृक्ष पाए जाएंगे वो किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से क्षेत्र में? उत्तरी पूर्वी भारत मैंने आपको बताया था, पूर्वोत्तर वाला भारत जो है उसमें पाए जाते हैं, इस वाले हिस्से में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताया यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इस स्थानों पर अपना सदाबहार वन पाए जाते हैं और वर्षा जो होती है वो अधिक होती है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक। मरुस्थलीय व अर्धमरुस्थलीय वनस्पति, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ओके, मरुस्थलीय वाली कांटेदार जो वाली, वार्षिक वर्षा यहाँ पे कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम। 50 सेंटीमीटर से कम मतलब बहुत कम बारिश होती है। ओके, वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में मिलते हैं। अपना रेगिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पे भी झाड़ियों के रूप में मिलते हैं। वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है तो पानी वो सोखने के लिए अपने आप के जड़ों को बहुत नीचे तक ले जाते हैं। ये वृक्ष है जैसे, तो जड़ों को काफ़ी नीचे तक ले जाते हैं ताकि उनको पानी की पूर्ति होती रहे। पत्तियाँ मोटी होती हैं और कटीली होती हैं। ओके, वितरण पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी गुजरात में, पश्चिमी घाट पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश, जहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वतमाला है जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है क्योंकि वो पश्चिमी घाट के समानांतर निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे पश्चिमी घाट है, ओके, तो जो बारिश होती है वो इस साइड में निकल जाती है, इस वाले क्षेत्र को छोड़ जाती है बारिश जो है, तो यहाँ पे बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ पे भी जो मिलते हैं अपने ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति वहाँ पे मिलती है। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? खजूर का, नागफनी का, बबूल का। एग्जाम में इनमें से कोई भी नाम देके पूछा जा सकता है कि बबूल का वृक्ष जो है वो किस प्रकार की वनस्पति में शामिल है, तो मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नॉर्मली अपने भारत में। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बोला जाता है। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। ओके, ठीक ठाक बारिश हो रही है यहाँ पे। वृक्षों की औसत ऊंचाई 20 से 45 मीटर हो रही है, तो बारिश बीच का है तो ऊंचाई भी ठीक ठाक पहुँच रही है। वृक्ष अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं ताकि उनमें नमी नष्ट ना हो। एक्चुअली में जब सर्दियाँ खत्म होने वाली हैं और गर्मियाँ आने वाली हैं तो वृक्ष जो होते हैं
उस समय से पहले ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि आगे आने वाले समय में उन्हें अधिक पानी की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो अपना जो ऋतु आती है बसंत ऋतु, उसमें वो अपने वृक्ष जो होते हैं अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, नॉर्मली अपना फरवरी मार्च के महीने के आसपास में। ओके, मुख्य वृक्ष इसमें कौन कौन होते हैं? सागवान, साल, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला, शीशम। तो इनमें से किसी का भी नाम देके पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है अपने भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, ठीक है, जिसका एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बताया था। वितरण देख लिए, पश्चिम घाट पर्वत की पूर्वी ढाल, हिमालय का तराई क्षेत्र, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो सर्वाधिक क्षेत्र में यही प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। अगर अगले वनों की बात करें तो ज्वारीय वन, ज्वारीय वनस्पति समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भागों में ये पाई जाती है। मिट्टी दलदली होती है इस क्षेत्र में। वृक्ष कौन कौन से होते हैं? मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, नारियल, ताड़, बेंत, फेनिक्स आदि के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। और सुंदरवन डेल्टा जो है उसका नाम एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है, वो वृक्ष है सुंदरी वृक्ष। अब सुंदरी वृक्ष वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो इसलिए उसका नाम भी रख दिया सुंदरवन डेल्टा। तो ये ज्वारीय वनस्पति है, समुद्र तट पे पाई जाती है, निम्न डेल्टा विभागों में पाई जाती है, मिट्टी दलदली होती है इस क्षेत्र में। वृक्ष इंपॉर्टेंट नाम याद रखने, मैंग्रोव, नारियल, ताड़, बेंत, ये वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति, ओके, ये प्रायद्वीपीय भारत में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो ऊंचाई के साथ में भी अलग अलग प्रकार के वन पाए जाएंगे। हो सकता है एक ही जगह पे 1000 मीटर पे, उसी जगह पे 1000 मीटर पे अलग प्रकार के वन है, जैसे ये पर्वत है। ओके, इसी पर्वत पे यहाँ पे 1000 मीटर की ऊंचाई पे अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे, 2000 मीटर की ऊंचाई पे अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे। तो हम अच्छे तरीके से देख लेंगे थोड़ी देर में पर्वतीय वनों को एक बार दोबारा से। यह वनस्पति सदाबहार होती है, आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति। क्षेत्र कौन कौन से हैं इसमें? यहाँ पे जो क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स एंड अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और जो ऊंचाई मिलती है वो 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई के बीच में ये अपनी वनस्पति पाई जाती है। नाम क्या है? आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पतियाँ। ओके, अब पर्वतीय वनस्पतियों को अच्छे तरीके से हम दोबारा देखते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और बचा हुआ है, उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति, यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर वाले स्थानों पे पाई जाती है ये वनस्पति। क्षेत्र कौन से हैं? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी एमपी, दक्षिण पंजाब एंड पश्चिमी घाट पर्वत। और वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? महुआ, बबूल, पलाश, बरगद, पीपल, बेर। एक तरीका से ये जो है शुष्क और अर्ध शुष्क वाले का ही हिस्सा है। ओके, शुष्क एंड अर्ध शुष्क वाला जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उन दोनों को ही शामिल करते हुए थोड़ा सा अलग तरीके से इसमें यहाँ पे बता दिया है। उसी में से इस तरीके की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने शुष्क वाला या मरुस्थल वाला बताया था, उसके साथ में ये वाला जो है वो अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं हिमालय क्षेत्र की वनस्पति। हिमालय क्षेत्र की वनस्पति दो प्रकार के, दो भागों में बांटी हुई है, पूर्वी हिमालय वाली वनस्पति और पश्चिम हिमालय वाली। ठीक है, आप इस तरीके से देखिए, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब पूर्वी हिमालय वाली वनस्पतियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा मिलती हैं, और पश्चिम हिमालय पे क्या है कि वहाँ पे अधिक शुष्क और ठंडा भाग है, तो पौधे और फर्न का वहाँ पे अभाव मिलता है। तो पूर्वी हिमालय पे वनस्पति जो है वो विभिन्न प्रकार की मिलती है। अब पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र कौन सा रहा? ये वाला जो क्षेत्र है। ओके, ये पूर्वी हिमालय, यहाँ पे ऊंचाई जो है वो अधिक है इस वाले क्षेत्र में, ये पूर्वी हिमालय। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो है वो वनस्पति मिलती है। ऊंचाई जैसे जैसे चेंज होती जाती है उसमें वनस्पति में चेंज आ जाता है। देखिए एक एक करके देखते हैं पूर्वी हिमालय की वनस्पतियाँ। पहले नंबर पे देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगर ऊंचाई 900 मीटर से कम है, 900 मीटर की ऊंचाई तक जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। साल, शीशम, सागवान। पर्णपाती वन नॉर्मली अपना जो मैंने सबसे ज़्यादा अपने पूरे भारत में पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। ओके, दूसरे नंबर पे आता है, हिमालय पर्वत की बात चल रही है। 900 से और 1800 मीटर की ऊंचाई पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे वृक्षों का जो टाइप है वो बदल जाता है, उसे बोला जाता है उपोष्ण वनस्पति। ओक, चेस्टनट, इस प्रकार से वहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। 1800 से अगर 2700 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे वनस्पति का प्रकार बदल जाता है, उसे बोलते हैं शीतोष्ण वनस्पति। वृक्ष जो होते हैं बर्च, मैपल,
मैगलेनिया, इस प्रकार के वहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं शीतोष्ण वनस्पति के अंतर्गत, यानी ऊंचाई 1800-2700। अब 2700 से लेके 3600 मीटर तक अगर हम जाते हैं तो शीत और शीतोष्ण, मतलब जैसे कि मैंने बताया जैसे ऊंचाई पर जाते हैं हम तो वैसे वैसे वहाँ पे अपना सर्दी बढ़ती जाती है, तापमान कम होता जाता है, ऊपर जाने पर तापमान कम होता जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं हम यहाँ पे देखिए शुरुआत में उष्णकटिबंधीय है, उसके बाद में उपोष्ण हुए यानी उष्ण से थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद में उष्ण के साथ में सर्दी आ गई, शीत और उष्ण हो गया। अब शीत और शीतोष्ण हो रहा है यानी और अधिक बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है। 2700 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर चार, देवदार, नोकीले वृक्ष यहाँ पे पाए जाने लगते हैं। ओके, उसके बाद में अगला चलते हैं तो अल्पाइन वनस्पति मिलने लग जाती है पर्वतीय इलाकों में। 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई जाने पे कौन सी वनस्पति मिल रही है? अल्पाइन वनस्पति। वृक्ष कौन से हैं? सिल्वर फर या जूनिफर, इस तरीके से वृक्ष मिलते हैं। और ऊंचा जाते हैं 4800 से 5100 मीटर तक तो वहाँ पे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो चुका होता है वहाँ पे। ठीक है, तो छोटी झाड़ियाँ, घास और फूल वाले पौधे यहाँ पे मिलते हैं टुंड्रा वनस्पति में, और टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका होता है, नेगेटिव में पहुँच चुका होता है उस क्षेत्र में। ओके, तो ये जो भी मैंने आपको बताई है वो पूर्वी हिमालय की, पूर्वी हिमालय मतलब इस साइड वाला हिमालय है, इस साइड वाला पश्चिम हिमालय वाला जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वहाँ पे इतनी अधिक विविधता वाली वनस्पति नहीं पाई जाती है। ये जो वनस्पति मैंने आपको दिखाई है ये पूर्वोत्तर वाला जो हिमालय उस क्षेत्र में पाई जाती है। शुरुआत में उष्ण है, उसके बाद में उपोष्ण हो रही है, फिर शीतोष्ण हो रही है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, शीत के साथ में शीतोष्ण हो रही है, अल्पाइन हो रही है और टुंड्रा वनस्पति हो रही है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ओके, आई थिंक ये आपको ये अपना वनस्पति क्लियर हुई। एक बार मैं इस इमेज को दोबारा से आपको बताता हूँ, दोबारा से आप इसे देखिए, एक एक करके हम देखते हैं सारी वनस्पतियों को। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि आप प्रभावित करता है ऊंचाई, वर्षा, मिट्टी, प्रकाश, उपस्थिति, ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं पर्वतीय वनस्पति। अब पर्वतीय वनस्पति में भी हमने पश्चिम वाला, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। ठीक है, अब ये पूरब वाले के भी अलग अलग प्रकार शुरुआत की थी नीचे वाले क्षेत्र से उष्ण, उससे ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण, और उससे ऊपर जाते हैं तो शीतोष्ण आती है, फिर शीतोष्ण आती है, उसके बाद में अल्पाइन आती है और उसके बाद में टुंड्रा आती है। तो ये पूरा अपना पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद में इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपने भारत में सर्वाधिक जो पाई जाती है अपना उपोष्ण पर्णपाती वन। ये जो है पर्णपाती वन, यहाँ पे जो वृक्ष जो है वो वर्षा जो होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, पर्णपाती है, और वृक्ष जो होते हैं वो अपने पत्तियों को गिरा देते हैं गर्मी ऋतु आने से पहले। इधर की साइड में अपना जो बताया मैंने रेगिस्तान वाला या शुष्क और अर्ध शुष्क, नीचे की साइड में अर्ध शुष्क और यहाँ पे शुष्क वाला, तो यहाँ पे अपने कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे सदाबहार वन मैंने आपको बता दिए, और उसके बाद में इस वाले क्षेत्र में आपको बता दिया मैंने जहाँ पे डेल्टा वाला क्षेत्र है वहाँ पे ज्वारीय वन, ये अपना सदाबहार वनों का हिस्सा है। और ये दो हिस्से अगर आप देखें तो यहाँ पे दो हिस्से, ये वाला क्षेत्र अपना पश्चिमी घाट वाला जहाँ पे सदाबहार वन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो जैव विविधता अधिक होती है तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और इधर की साइड में पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, आई थिंक यह भारत की प्राकृतिक वनस्पति आपकी क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंचाई, इरिगेशन। देखो, खेती करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी जरूरी होता है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे सिंचाई जो है, जल संसाधन जो है, दो प्रमुख स्रोत हैं, या तो धरातलीय जल संसाधन है या भूमिगत जल संसाधन है। धरातलीय मतलब या तो तालाब बना दो, उनमें पानी ऊपर की साइड में भर लो, या नहरें निकाल दो नदियों की तरफ से। ठीक है, तो धरातलीय जल संसाधन जो धरातल पर पानी उपस्थित है वो। दूसरा होता है भूमिगत, यानी भूमि के अंतर्गत जो जल है, जैसे कुआं खोद लो, वहाँ से पानी निकाल लो, या वहाँ ट्यूबवेल या नलकूप लगा लो, तो उससे अपना भूमिगत जल संसाधन कहते हैं। ओके, अब जितनी भी सिंचित क्षेत्र है, जितना भी सिंचित है, एक तो कृषिगत क्षेत्र होता है, उस कृषिगत क्षेत्र में भी से कुछ सिंचित होता है। मतलब जैसे कि कृषिगत क्षेत्र का मतलब हुआ कि मान लीजिए जैसे कि एरिया है किसी की 100 किलोमीटर स्क्वायर है, किसी भी जगह का एरिया मान लीजिए 100 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, अब इस 100 किलोमीटर स्क्वायर में से बहुत सारी ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पे मनुष्य रह रहे हैं, घर बने हुए हैं, जहाँ पर कोई खेती वगैरह नहीं की जाती है। इसमें से 70% एरिया पे कृषि की जा रही है, तो यानी 70 किलोमीटर स्क्वायर पे कृषि की जा रही है। अब जरूरी नहीं है वो 70% एरिया को
सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, भगवान भरोसे भी हो सकते हैं, वो वर्षा भरोसे भी हो सकते हैं। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो भगवान भरोसे ना होने की बजाय वो सिंचाई के साधन रखते हैं, वो करीब 30-35% के आसपास में होते हैं नॉर्मली। ओके, तो अब देख लेते हैं अपने भारत में कितना सिंचित क्षेत्र है। देखो, कुल सिंचित क्षेत्र का जो प्रतिशत निकल के आता है, नहर से 26%, तालाबों से 3% और कुआं एवं नलकूप से यानी पर्सनल कुएं और ट्यूबवेल्स बना करके 61% जो है वो सिंचाई की जाती है। प्रमुख नहरें अगर बात करें तो इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है, हरिके बैराज से निकलती है जहाँ पे सतलज और ब्यास नदी का संगम होता है। सरहिंद नहर सतलज से निकाली गई नहर है। त्रिवेणी नहर ये बिहार की नहर है और गंडक नदी पे ये अपनी गंडक नदी से ये नहर निकाली जाती है। एनिकल नहर ये कावेरी नदी पर है और प्राचीनतम नहर है एडन नहर, ये पश्चिम बंगाल में है और दामोदर नदी पर है। ओके, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तालाब से सिंचाई 2008-9 के आंकड़े के अनुसार 20 लाख हेक्टेयर जो है वो तालाबों द्वारा है, और वैसे भी बताया था मैंने कुल जो सिंचित क्षेत्र है उसका सिर्फ 3% वो है तालाबों से होता है। तालाबों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में, तो भारत में सबसे ज़्यादा तालाब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ओके, तो ये आप याद रखना, तमिलनाडु पूछा जा सकता है। ओके, और बाकी ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ समय से चेन्नई में जब चेन्नई में बाढ़ आती है, ओके, जो दिवाली के आसपास में जब मानसून रिट्रीट करते हैं तो उस समय बाढ़ आ जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वहाँ पे पुराने समय पे जो तालाबों का सिस्टम था वहाँ पे अंधाधुंध तरीके से मनुष्य ने निवास करना शुरू कर दिया और उन तालाबों को ढक दिया है। तो अब वहाँ पे तालाबों के लिए जगह नहीं रही तो वो पानी जो है वो बाढ़ का रूप ले लेता है। ओके, कुआं एवं नलकूप सिंचाई, ठीक है, ये पर्सनल होते हैं सबके, और यहाँ पे मैंने बताया कि 385 लाख हेक्टेयर से सिंचित होती है, बाकी 61% कुल सिंचित का जो है वो कुआं एवं नलकूप सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में 80% सिंचित क्षेत्र जो है वो अपना ट्यूबवेल से ही होता है। गुजरात में सिंचित का 73% जो है ट्यूबवेल से होता है। सर्वाधिक ट्यूबवेल जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। कुल कृषिगत भूमि में सिंचित भूमि का प्रतिशत, देखो जितनी भी कृषिगत भूमि है उसमें कितनी भूमि सिंचित हो पा रही है राज्यों में, पंजाब में सर्वाधिक जो है वो सिंचित भूमि है क्योंकि 5 नदियाँ हैं, उन नदियों से बहुत सारी नहरें निकली हुई हैं, तो पंजाब में सिंचित भूमि बहुत अधिक है। हरियाणा में 80% और उत्तर प्रदेश में 79%। ओके, सिंचित भूमि के मामले में भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है और चीन प्रथम नंबर पे आता है। यानी कुल मिला के 100 किलोमीटर स्क्वायर पे अगर कृषि की जा रही है तो उसमें से 20% को सिंचाई उपलब्ध हो रही है, बाकी 80% जो है वो भारत की क्या है, वर्षा पर निर्भर होती है। ओके, तो अभी भारत में सिंचाई के जो संसाधन है वो काफ़ी कम है, इसलिए भारत में फसल उत्पादन या उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। बाकी अपना पश्चिम यूपी, हरियाणा और पंजाब, गुजरात वाले क्षेत्रों में यहाँ पे तो सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गए हैं। बाकी बिहार और उधर की साइड में जैसे जाते हैं, नदियाँ तो काफ़ी हैं लेकिन वहाँ पे नहर सिस्टम अच्छा नहीं है, तो सिंचाई के साधन पूर्ण रूप में वहाँ पे उपस्थित नहीं है। ओके, तो ये अपना मैंने आपको सिंचाई वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करा दिया है। आई थिंक ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नॉर्मली धरातलीय जल संसाधन होते हैं और भूमिगत होते हैं। धरातलीय में तालाब और नहरें होती हैं, भूमिगत में कुआं एवं नलकूप होते हैं। ओके, कुल सिंचित क्षेत्र का नहर से अपना 26% हो रहा है, सर्वाधिक जैसे पंजाब वाले क्षेत्र में। ओके, तालाब जो है वो 3% और कुआं एवं नलकूप जो है वो अपना 61%। कुआं एवं नलकूप का सर्वाधिक जो है यूपी में मैंने आपको बताया था। ये इंपॉर्टेंट नहर हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ नदी परियोजनाओं के तहत। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ